नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम कक्षा 10 में मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं और उनमें 9वां चल रहा है और उसमें मैंने 17 सवाल आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिए हैं। 18वां देखिए, 18वां जो क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सवाल आता है उसमें त्रिभुज का आ सकता है, अनुपात से संबंधित आ सकता है या फिर दूरी से संबंधित सवाल आ सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें ये बोला गया के का मान निकालिए और आपको 3 बिंदु संरेख दिए हुए 7,-2, 5,1 और 3,k। ये 3 बिंदु आपको संरेख दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एक ही रेखा पर है। अब आप लोगों को के का मान निकालना है। आपको ये पता होना चाहिए यदि 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अगर 3 बिंदु संरेख नहीं होते हैं तब त्रिभुज बनता है, लेकिन एक ही रेखा में 3 बिंदु होते हैं तो त्रिभुज नहीं बनता, एक रेखा बनती है तो क्षेत्रफल होगा ही नहीं, 0 होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और इक्वल तो 0 है ही हमारे पास। अब ध्यान से देखो, x1 इन 3 बिंदुओं में पहला अगर इसे मानते हैं तो x1 का मान कितना है इसमें? 7। y2 का मान कितना है? 1 माइनस y3 कितना है? k प्लस x2, दूसरे बिंदु में x का मान 5 है, सॉरी बाहर आएगा, और y3 कितना है हमारे पास? k है, माइनस y1 देखिए -2 है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। फिर प्लस x3 कितना है? 3 है, इंटू y1 -2 और माइनस y2 कितना है? 1 और बराबर 0। ये जो बाहर यहाँ गुणा में जो संख्या लिखी हुई है भाग में आएगी तो 0 हो जाएगी। यहाँ जो भाग में लिखा हुआ है यहाँ गुणा में आएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 7 को अंदर गुणा करते हैं, 7 को अंदर 1 से गुणा करने पर 7 आएगा, फिर 7 को माइनस के से गुणा करने पर 7k आएगा माइनस का। 5 को अंदर गुणा करेंगे तो प्लस 5k और 5 को 2 से गुणा करने पर 10। ठीक है, फिर ये देखिए -3 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा? -9 आएगा, बराबर 0। ध्यान से देखो, -7 में से ये 5k निकलेगा तो माइनस का 2k बच गया। यहाँ 1 प्लस का है और ये 7 भी प्लस का है तो प्लस का कितना हो गया? 8 बराबर 0। -2k बराबर ये 8 यहाँ से, ये 8 यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये 8 4 बार कटता है तो k बराबर कितना आएगा? 4। सिंपल है, ये हाफ ईयरली में क्वेश्चन आया था और बोर्ड एग्जाम में लगभग ये आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये इस पे आधारित एक सवाल आना चाहिए एग्जाम में। तो इसके अथवा में भी एक सवाल लिखा है, वो देखिए। उसमें आपको ये बोला गया एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पर आपको ये पता होना चाहिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, त्रिभुजों का कर सकते हैं। तो इसमें बिंदु दे रखे हैं आपको 3,0 फिर 4,5। एक चतुर्भुज बनाना है हमें और तीसरा बिंदु है -1,4 और लास्ट बिंदु है हमारे पास -2,-1। नाम लिख लेते हैं बिंदुओं के A, B, C और D। अब आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसे त्रिभुजों में बदल देते हैं। एक विकर्ण बनाया मैंने AC, इससे यहाँ 2 त्रिभुज बन गए। तो पहले मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो वही फॉर्मूला जो अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ध्यान से देख लेना एक बार, A बिंदु को अगर हम पहला, इसे दूसरा और इसे तीसरा बिंदु मानते हैं तो यहाँ x1 का मान कितना है हमारे पास? 3 है। y2 दूसरे बिंदु में y का मान कितना है? 5 माइनस y3 कितना है? वहाँ देखो 4 है, प्लस x2 कितना है? 4।
y3 कितना है हमारे पास 4 माइनस y1 कितना है 0 और प्लस x3 देखिए -1 है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। y1 कितना है 0 और y2 कितना है 5 तो 0 - 5। इसे अगर हल करते हैं तो 5 में से 4 को घटाने पर 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करने पर 3, ये 4 को 4 से गुणा करने पर 16 और ये माइनस है, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। हल करेंगे तो 3 और इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा 24 आएगा। 2 से ये कटता है 12 बार, तो यहाँ जो हमारा आंसर आया है वो आया है 12 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग इकाई इसका यूनिट होगा, मात्रक होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, आपने इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब इसका भी निकालेंगे और इस क्षेत्रफल में जोड़ देंगे। तो ध्यान में रखना अभी जो हमारे पास है वो कितना है 12 वर्ग इकाई है। ठीक है, अब मैं ये नाम चेंज कर देता हूं, दूसरे त्रिभुज का नाम हम लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखो, x1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है -1 है, y3 का कितना है 4 है, प्लस x2 दूसरे बिंदु में x का मान कितना है -2 है, y3 कितना है 4 है, y1 0 है, प्लस x3 तीसरे बिंदु में x का मान -1 है और y1 हमारे पास कितना है 0, माइनस y2 कितना है यहाँ देखो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। इसे हल करेंगे तो 1/2 इंटू ये देखिए 5 है, 5 को 3 से गुणा करने पर -15 हो गया, ये 4 को -2 से गुणा करने पर -8 आएगा और ये प्लस माइनस क्या आएगा -1, तो ये हमारे पास कितना आएगा 1/2 और ये हमारे पास आ रहा है 9 और 15 कितना हो गया 24, लेकिन ये माइनस का है, 2 से कटेगा कितनी बार 12 बार। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए यहाँ मैं माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में होता ही नहीं, वर्ग इकाई। तो ध्यान से देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमें लिखना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर आएगा। ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो दोनों का 12 है ना, तो 24 वर्ग इकाई आएगा, 24 वर्ग इकाई। ये फॉर्मूला आपको सीखना ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने का। और यही तो हमारी दिक्कत है ना, हम केवल यही बात करते हैं कि एग्जाम में आएगा तो सीखना है ना। जनरली हमें सीखना ही चाहिए सब कुछ, ये जो 10th क्लास की बुक में जितना भी छपा हुआ है वो हमें पढ़ना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए एग्जाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। आजकल का तरीका ये चल रहा है, जो एग्जाम में आएगा वो पढ़ेंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और अपोन में लिखा हुआ है 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस कोस थीटा, और इसका आंसर आना चाहिए tan थीटा। ये 17 या फिर 18 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, LHS पार्ट को हल करेंगे हम LHS लेने पर, और LHS को यहां लिखते हैं, ध्यान से देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और अपोन में है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ ऊपर ध्यान से देखो कॉमन क्या आ रहा है साइन, देखिए इसमें भी साइन है और इसमें भी साइन है, तो यहाँ साइन कॉमन आएगा, तो साइन को मैंने बाहर लिख दिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। यहाँ साइन क्यूब में से एक साइन बाहर गया तो साइन स्क्वायर तो अंदर बचेगा। भाग में देखिए कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 गुणा कोस स्क्वायर अंदर बचेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए 3 पावर है तो 1 बार आई है ना, 2 तो अंदर बचेंगे और यहाँ आएगा -1। ध्यान से समझते जाओ, साइन बटे कोस क्या होता है tan होता है, साइन बटे कोस क्या होता है tan, साइन बटे कोस को मैंने tan लिखा। अब आंसर तो हमारा आ गया, इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट को सेम बनाएंगे और फिर इनको काट देंगे। तो सेम बनाने के लिए ध्यान से देखो क्या करते हैं, यहाँ आपको बड़ा ब्रैकेट बनाना है, 1 माइनस 2, यहाँ मैं साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो आपको आना ही चाहिए। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और भाग में कितना है 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1।
टेन थीटा बाहर है, ये -2 को अंदर भेजते हैं, -2 को 1 से गुणा करने पर -2 आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। टेन थीटा को मैंने एज इट इज लिखा है, 1 में से 2 को घटाने पर -1 आता है, ध्यान से समझ लेना, 1 में से 2 को घटाने पर -1 आएगा, और ये 2 कोस स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि ये प्लस का है, और भाग में हमारे पास क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, दोनों सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो गए, और जो बचा है वो क्या हमारा आंसर है, मतलब RHS है, ये टेन थीटा आ गए। ठीक है, सिंपल है। अब इसके भी अथवा में एक क्वेश्चन लिखा है वो देखिए, ध्यान से देखो, इसके अथवा में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है टेन थीटा -sec थीटा, माइनस है या फिर प्लस है, सॉरी माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, और अपोन में है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और इसका जो आंसर है वो आना चाहिए सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1। बहुत ज़्यादा इजी है ये, 3 नंबर में आना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखना, LHS पार्ट को अगर हम हल करते हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेन थीटा माइनस साइन थीटा, और भाग में हमारे पास है टेन थीटा प्लस साइन थीटा। देखो यहाँ साइन आ गया, इसमें टेन है तो इनको भी साइन कोस में बदलते हैं, टेन को। यहाँ मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा, और बटे में क्या है कोस थीटा, आगे तो साइन थीटा है ही माइनस साइन थीटा, और यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा और भाग में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देख लेना, यहाँ मैंने केवल टेन को चेंज किया है। अब मुझे बताइए, इस पद में साइन है, इसमें भी साइन है, तो साइन क्या आएगा कॉमन, साइन को मैंने कॉमन ले लिया, साइन यहाँ से बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 1 बटे कोस थीटा और -1। ध्यान से देख लेना, ये साइन बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, अपोन में कोस है, और यहाँ क्या बचेगा 1। नीचे भी तो साइन कॉमन आ रहा है, हर में भी तो साइन कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बटे कोस थीटा और +1। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चे यहाँ एक गलती करते हैं कि कोस को यहाँ 1 से गुणा करते हैं, फिर यहाँ भी ऐसा करते हैं, फिर कोस से कोस काट देते हैं, जो हमें चाहिए वो आ तो जाता है पर उसमें टाइम लगता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सेक चाहिए ना यहाँ पर, तो 1 बटे कोस क्या होता है, सेक ही होता है। 1 बटे कोस क्या होता है, सेक होता है, -1, और 1 बटे कोस वही है, सेक ही होता है, और +1। तो ये देखो सीधा ही आ गया आंसर। ठीक है, कई बच्चे इसको ना कोस को यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, फिर 1-2 स्टेप के बाद में और हल करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 20वें में 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनमें से मैं एक करवा देता हूं, ऊपर वाला, उसमें यहाँ वर्ग लिखा हुआ है, और वर्ग है 11 से 13, और इस प्रकार लास्ट में है 23 से 25। फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 7, 6, 9, 13, फिर F है, और उसके बाद में है 5 और 4, और आपको इसमें माध्य दे रखा है। ध्यान से देखना, माध्य इसमें दिया हुआ है, और वो कितना है 18 है। माध्य इसमें दिया हुआ है, तो आपको ये बोला गया है कि ये जो अज्ञात बारंबारता है F है ना, ये अननोन फ्रीक्वेंसी है, ये आपको निकालनी है। माध्य दिया हुआ है तो करना भी तो माध्य ही है, माध्य अगर दिया हुआ है तो करना भी तो माध्य ही है। तो ध्यान से देखो xi, यहाँ इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो उसका क्या करेंगे फिर आधा, तो 13 और 11 को जोड़ने पर 24 आता है, और उसका आधा कितना होगा 12। 28 का आधा कितना होगा 14। एक बात ये समझने वाली है यहाँ पर कि यहाँ अंतर सभी में 2-2 का है, तो इनमें भी हम 2-2 जोड़ते जाएंगे, तो यहाँ कितना आएगा 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, और फिर लास्ट में 24।
तो ध्यान से देखो, अब हमें इनको गुणा करेंगे अब, है ना। क्यों? क्योंकि एक्स आई और एफ आई से भी हम माध्य निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये, हमें ना चलो कल्पित माध्य से करते हैं इसे, तो डी आई निकालना पड़ेगा, और डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो इनमें से ही ए सोचना आपको, एक्स आई में से ही ए सोचना है। इनको काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 आई है, तो बीच में कौन है, 18, इसे मैंने क्या मान लिया, ए। अब 12 में से 18 को घटाएंगे कितना आएगा, -6। 14 में से 18 को घटाएंगे कितना आएगा, -4, -2 0। 20 में से 18 को घटाने पर 2 आएगा, फिर यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 6। यहाँ आपको पता है एफ आई और डी आई को हम गुणा करेंगे, तो 7 को यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -42। 6 को यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -24। 2 को अगर 9 से गुणा करते हैं तो -18। 13 का गुणा अगर 0 से करते हैं तो 0 आएगा। f को 2 से गुणा करेंगे तो 2f आएगा। फिर 5 को 4 से 20, और 6 को 4 से करेंगे तो फिर 24। एक चीज़ ध्यान से देखो, आपको पता है कि जो माध्य होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, और अपोन में आएगा सिग्मा एफ आई, बराबर तो 18 है ही। अब एक बात बताओ मुझे, सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास है, ये देखो ये रहा, पर इसको जोड़ना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिग्मा एफ आई डी आई। अब ध्यान से देखना, ये 24 प्लस का है और ये 24 माइनस का है, तो ये तो कट गए ना। ये 20 प्लस का, 20 में से ये 18 निकाल दो, तो हमारे पास कितने प्लस के बच गए, 2। समझ आ रहा है ना, यहाँ कोई गलती तो नहीं हो ना, 7 के बयान ठीक है। ये 20 में से 18 को निकालेंगे तो हमारे पास 2 प्लस का अभी भी है, और वो 2 इसमें से निकाल दो तो कितना आएगा, यहाँ पर -40 आएगा। लेकिन इसमें +2f भी है, +2f भी है। ध्यान से देख लेना, इन सभी को हल करने पर -40 बचेगा और +2f आएगा। इनको भी जोड़ना पड़ेगा, ध्यान से देखो। तो ये आता है 44 + f। एक बार फिर चेक करते हैं, 4 और 5 कितना होता है, 9। 9 इसमें जोड़ने पर कितना आएगा, 22। 22 और 9 कितना होता है, हाँ 31 होता है। 31 और 13 कितना हो गया, 44 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ अगर मान रखेंगे हम, तो मुझे ये बताइए a का मान हमारे पास कितना है, 18 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई जो है उसका मान ये देखो यहाँ पर कितना है, -40 + 2f है, और भाग में सिग्मा एफ आई का मान कितना है, सिग्मा एफ आई यहाँ देखो 44 + f है, 44 + f, और बराबर तो 18 चल ही रहा है। अब ये 18 और वो 18 दोनों कट गए, कितनी बार नहीं, यहाँ 0 बच गया। अब ये भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये 18 और 18 एक बार नहीं कटा है, ये गुणा में थोड़ी है। जो गुणा में होता है ना तो एक बार कटता, ये प्लस का 18 वहां जाएगा तो माइनस का होगा, तो वहां क्या बचेगा, 0। -40 + 2f। ध्यान से देखना, ये संख्या भाग में है तो ये कहाँ चली गई, गुणा में। 44 + f, ये कहाँ चला गया, गुणा में चला गया। तो यहाँ क्या बचेगा, एक मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ मुझे लिखना चाहिए 2f, सॉरी, क्योंकि 40 के साथ में देखिए 2f है, f नहीं 2f है। अब यहाँ -40 + 2f, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आता है। 40 को दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये 40 प्लस का हो गया, 2 से ये 40 कटेगा 20 बार। इसका मतलब ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, अज्ञात बारंबारता, वो कितनी आएगी, 20। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। है तो सिंपल, पर करना क्या, इसमें माध्य निकालना नहीं है, काम आपको वही करना है। एफ आई भी है हमारे पास, एक्स आई भी है, वो सारे काम की है जो एक नॉर्मल सवाल में हम करते हैं, पर इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको एफ निकालना होता है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अथवा में माध्यक निकालना है, माध्यक आपको आना चाहिए करना। फिर देखिए ये क्वेश्चन जो 21वां आता है आपका, 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं ना, अथवा में आता है एक, तो ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 3x - y = 2, और दूसरी जो समीकरण है वो दे रखी है 6x - 2y = 4, और ये बोला है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब ग्राफीय विधि से हल करना है तो आपको एक समीकरण से 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे और दूसरी से भी 2 आएंगे। इन सभी को अगर हम ग्राफ में डिनोट करेंगे तो फिर 2 रेखाएं बनेगी। फिर देखते हैं कि वो रेखा एक दूसरे को काटती है या फिर नहीं काटती है।
तो ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, यहाँ पहले समीकरण में मैं y को दूसरी तरफ भेज देता हूँ। तो बताइए y अगर इस तरफ जाएगा तो प्लस का नहीं हो गया क्या? और ये 2 इस तरफ आएगा तो 3x में से ये 2 घटेगा। एक बार फिर समझ लेना, ये y माइनस का है, दूसरी तरफ चला गया, प्लस का हो गया, और ये 2 यहाँ प्लस का है तो इस तरफ आकर ये माइनस का हो गया। अब आपको यहाँ x के मान रखने, तो x बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ, x बराबर 0 रखने पर y कितना आएगा? तो ध्यान से देखो, यहाँ मैं 0 रखता हूँ, -2 y, ध्यान से देख लो, यहाँ ये 0 है और -2 ही आएगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, ज़रूरत नहीं है कितना भी रख सकते हैं पर छोटा ही मान रखना चाहिए। y बराबर कितना आएगा? 3 गुणा x का मान 1 लिखा मैंने, -2, तो 3 में से 2 को घटाने पर कितना आएगा? 1। अब यहाँ टेबल बना देते हैं, x और y। x का मान आपने कितना रखा है? पहले 0 और फिर रखा था आपने 1। 0 रखा है तब y का मान -2 आया है और बाद में कितना आया है? 1। इसी प्रकार अगर हम दूसरे इक्वेशन को भी हल करते हैं तो 6x - 2y बराबर 4 है। एक काम करते हैं, 2y को वहाँ भेजते हैं तो 2y क्या हो गया? प्लस का, और ये 4 इस तरफ आएगा तो 6x में से 4 घटेगा। आपको y चाहिए ना, तो 6x - 4, ये 2 देखो यहाँ पर गुणा में है तो कहाँ चला गया? भाग में। y बराबर 2 का भाग 6 में करेंगे 3x आएगा, और 2 का भाग 4 में करेंगे कितना आएगा? 2। तो ये तो सेम ही आ रहा है ना, दोनों देखो सेम आ गए। और वैसे भी थोड़ा अगर हम पहले ध्यान से देखते इसे, तो ये देखो यहाँ 3 का 2 गुणा है 6, तो 1 का 2 गुणा 2 है, तो ये समांतर रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं समांतर नहीं, ये तो संपाती है। क्यों है संपाती वो भी देखना, यहाँ भी तो 2 का 2 गुणा दे रखा है 4, तो संपाती रेखाएं हैं। लेकिन यहाँ हम पॉइंट अलग रखेंगे इस बार। यहाँ जो रखे थे ये पता तो चल गया ना कि ये और ये सेम है, तो पॉइंट अलग बनाएंगे, और अलग पॉइंट बनाने के लिए 0 और 1 नहीं रखेंगे हम, तो अब 2 रखेंगे। x बराबर कितना रखेंगे? 2। x बराबर 2 रखने पर, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अलग ही रखें, ये पॉइंट भी रख सकते हैं, लेकिन हमें फिर 4 पॉइंट दिखेंगे नहीं, 4 पॉइंट दिखाने हैं इसलिए। तो अगर मैं x का मान 2 रखता हूं तो y का मान कितना आएगा? ध्यान से देखो, अगर यहाँ 2 लिखते हैं, 3 गुणा 2 - 2, तो ये 6 में से 2 घटाने पर 4 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर x बराबर 3 रखता हूँ, x बराबर 3 इसमें रखेंगे तो y बराबर 3 गुणा 3 - 2, तो y बराबर कितना आएगा? 7 आएगा। अब फिर टेबल बनाते हैं, यहाँ x और ये y, आपने x का मान 2 और 3 रखा है, जब 2 रखा था तब y का कितना आया? 4, और यहाँ आया है 7। अब यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे, 2 टेबल को रखूंगा, बाकी सब मैं हटा देता हूँ। तो ये आपको पहले से पता चल गया कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी। ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें y का मान अधिकतम हमारे पास कितना है? 7 है, तो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसे। यहाँ 1, ये 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7, ये y है, यहाँ y डैश लिखते हैं, ये x डैश हो गया, इस तरफ x है। और x का जो अधिकतम मान हमारे पास 3 तक है, 1, 2, 3 और 4। तो माइनस में भी है क्या मान? y का मान माइनस में है, -1, -2, -3। x का कोई माइनस में नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, -1, -2 और -3। सबसे पहले ये पॉइंट देखो, 0, -2, -2 मान y का है तो ये आएगा 0, -2। a पॉइंट मान लिया इसे। 1, देखो कहाँ है? 1, x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, तो ये आएगा 1, 1। इसे b मान लेते हैं। इन दोनों को अगर मिलाएं, अब ध्यान से देखना, ये x का मान 2 है और y का 4 है। x का अगर 2 है तो y का कितना आ रहा है? 4, इसके ऊपर ही आएगा। और अगर x का मान 3 है तो इसे और बढ़ाना पड़ेगा। अगर x का मान 3 है तो y का मान कितना आएगा? 7, इसके ऊपर ही आएगा।
तो ये देखो सभी पॉइंट एक रेखा पर ही आ गए, इसका मतलब रेखाएं दो नहीं बनेगी, एक ही बनेगी, ठीक है। और यहां से अगर आपको हल पूछ रहा है ये, तो हल कितने होंगे? हल होंगे अपरिमित रूप से अनेक होंगे, अनेक हल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के अथवा में एक क्वेश्चन है, उसमें आपको इक्वेशन दे नहीं रखी है, उसमें हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये मैं करवा देता हूं। ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को मान लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, अगर हमें केवल हल करना होता तो इसमें एक्स और वाई दोनों को मानना जरूरी नहीं है, लेकिन यहां दोनों को मानना जरूरी इसलिए है क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है दो रेखा हमें बनानी है और उनके लिए दो चर वाले समीकरण होने चाहिए, एक्स और वाई, एक्स और वाई दो चर होने चाहिए। तो मैं मान लेता हूं, माना आयत की लंबाई, उसको मैंने x मान लिया, तथा आयत की चौड़ाई और इसे मान लिया y। अब प्रश्न में कुछ लिखा हुआ देखो, प्रश्नानुसार इसमें ये लिखा हुआ है कि लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, अधिक है तो हम जोड़ेंगे और कम होता है तो घटाते हैं। लंबाई को हम x लिखेंगे, चौड़ाई को y लिखेंगे और प्लस 4, y को इस तरफ लेकर आओ तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 4। फिर दूसरी समीकरण बनाते हैं, चलो नीचे लिख देता हूं मैं। लिखा हुआ है अर्ध परिमाप, आपको अर्ध परिमाप पता है कितना होता है? अर्ध परिमाप इसमें दिया हुआ है, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? 36, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। पूरा अगर परिमाप होता तो इसके गुणा में कितना आता? 2। पूरे परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन यह लंबाई हमारे पास कितनी है? x, और चौड़ाई कितनी है? y। उन दोनों का योग कितना है? 36 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। ध्यान से देखना, आपको ग्राफ से हल करना है। देखिए ग्राफ से अगर हल नहीं करना होता तो आप लोग क्या करते हैं, इनको आप विलोपन विधि से इसे हल कर लेते हैं, बहुत सिंपल होता है। लेकिन हमें ग्राफ से करना है तो इससे 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे और उससे भी 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। यहाँ 2 पॉइंट निकालने के लिए x का मान 0 रखेंगे तो y का कितना आएगा? 36 आएगा। और अगर मैं y का 0 लिखूंगा तो x का कितना आएगा? 36। तो यहाँ से टेबल तो बन गई ना x और y में। अगर 0 रखा तो 36 आएगा और 0 रखा तो फिर ऊपर 36 आएगा। और इसमें भी अगर मैं यहाँ रफली बता देता हूँ आपको, इसमें अगर मैं x बराबर 0 लिखता हूं तो y बराबर कितना आएगा? -4। अब देख लेना क्यों, क्योंकि यहां अगर हम 0 लिखेंगे तो -y बराबर 4 है, तो फिर y बराबर कितना आएगा? -4। और अगर मैं y बराबर 0 लिखता हूं तो x बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। और इसकी भी हम टेबल बना सकते हैं, यहां मैं लिखूंगा x और यहां y। x का मान जब आपने 0 पुट किया है तो y का कितना है? -4, और जब y 0 है तो x का मान कितना है? 4। इन सबको आप x अक्ष और y अक्ष पे डिनोट करेंगे तो 2 रेखाएं बनेगी और वो एक दूसरे को काटेगी, तो जिस बिंदु पर काटेगी वो क्या होगा? हल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए तो फिर अभी टाइम हो गया क्लास का, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNT स्कूल सरदार से। धन्यवाद।